हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू प्रेनेक्स एडुजोन एंड आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी यूनिट थ्री बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कुछ कवर करती है। ये छोटी सी यूनिट है, ज्यादा टाइम भी नहीं लेगी। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, जिसका पहले टॉपिक है डेटा प्रिपरेशन। तो देखो बच्चों, डेटा प्रिपरेशन क्या होता है हम बाकी यूनिट 2 में भी पढ़ चुके थे। डेटा प्रिपरेशन का मतलब यही होता है कि डेटा को प्रिपेयर करना। मतलब कि डेटा को प्रिपेयर करने से मतलब क्या हो गया कि जो भी हमारे पास रॉ डेटा आया है उसको हम इस तरह से स्ट्रक्चर वे में प्रेजेंट करें कि जो भी हम एनालिसिस करें वो हमें, या जो भी हम हमें आउटपुट चाहिए उससे हमें क्या मिले, एक्यूरेट मिले। तो डेटा प्रिपरेशन का मतलब यही हो गया कि हम डेटा को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं, डेटा को रिलायबल बनाते हैं ताकि हमारे पास जो भी रिजल्ट है वो क्या है, एक्यूरेट है। क्यों? अब डेटा के प्रिपेयर क्यों करते हैं? डेटा को प्रिपेयर इसलिए करते हैं क्योंकि जो रॉ डेटा होता है वो कई बार प्रॉब्लम होती है उसमें, या फिर क्या उसमें एरर्स होते हैं। तो उन सब चीजों को रिमूव करने के लिए हम डेटा प्रिपरेशन का यूज करते हैं, और इसे ही हम डेटा प्रिपरेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं डेटा वैलिडेशन की, तो डेटा वैलिडेशन क्या होता है? डेटा वैलिडेशन होता है आपका, डेटा वैलिडेशन का मतलब ये होता है क्या, कि डेटा की एक तरह से जांच करना। ठीक है, इसका यही मतलब है कि डेटा की जो क्वालिटी है ना, हम उसे चेक कर रहे हैं और फिर उसकी गलतियों को सुधार रहे हैं। ठीक है, ये आता है हमारा डेटा वैलिडेशन में, जब हम डेटा की जो गलतियां हैं या जो भी डेटा में इनकम्प्लीटनेस है उसको हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं और सुधार रहे हैं। डेटा में अगर नॉइजी डेटा है, इनकंसिस्टेंट डेटा है, तो उसको हम क्या करें, क्लीन कर रहे हैं। अब इन पॉइंट से मैं समझाती हूँ आपको कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो, डेटा वैलिडेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? जब जब हमें डेटा के अंदर जो भी इनकम्प्लीटनेस है, नॉइज है डेटा में, या कोई इनकंसिस्टेंसी है, उसको जब हमें सुधारना होता है, उसको आइडेंटिफाई करना होता है, तब हम डेटा वैलिडेशन का यूज करते हैं। ठीक है, इनकम्प्लीटनेस का मतलब क्या होता है? इनकम्प्लीटनेस का मतलब होता है जब हमारा जो डेटा है वो अधूरा सा है, मतलब उसमें प्रॉपर चीजें नहीं है, मतलब जो रिकॉर्ड्स में जो वैल्यूज लिखी है वो मिसिंग है। ठीक है, तब तब क्या होता है, हमारा इनकम्प्लीट डेटा होता है। ठीक है, अब इसके कारण मतलब इनकम्प्लीट की वजह से हो क्या चीजें जाती है, तो डेटा का जो रिकॉर्ड है वो डेटा हम रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, डिवाइस, अब ये जो इनकम्प्लीटनेस है डेटा में वो क्यों आ जाती है? कई बार ऐसा होता है डिवाइस खराब हो जाता है, तब हमारी इनकम्प्लीटनेस आ जाती है डेटा में, या फिर कोई जानबूझकर हमारी डेटा में से रिमूव कर दे कुछ वैल्यूज को, तो तब हमारी जो डेटा की इनकम्प्लीटनेस है वो तब डेटा में आ जाती है। अब अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, तो स्टूडेंट रिकॉर्ड में मान लो कि जो मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के वो मिसिंग है। ठीक है, तब क्या आता है, हमारा इनकम्प्लीटनेस हो जाती है। अब अगर मैं बात करूं नॉइज की, तो बच्चों नॉइज क्या होता है? नॉइज मान लो आप ऐसे कि जब डेटा में क्या हो, गलत वैल्यूज हो, कि जो भी डेटा में वैल्यूज लिखी है वो गलत हो। मान लो किसी की एज B2 लिखी है, B2 तो किसी की एज हो ही नहीं सकती, 12 13 ऐसे एज होती है। ठीक है, तो तब क्या होता है, हमारा डेटा नॉइजी होता है जब हमारे डेटा में क्या हो, वैल्यूज गलत हो। ठीक है, इसके मतलब जो डेटा में नॉइज है वो किस तरह क्यों आ जाती है, तो बेसिकली जब हमारा जो मेजरिंग डिवाइस होता है वो खराब होता है, या फिर जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है उसमें कोई बीच में एरर आ जाता है, या फिर जो डेटा की यूनिट्स है वो मिक्स हो जाती है। जैसे कि तुम अभी मैंने बताया कि एज, ठीक है, एज और मार्क्स या एज और ग्रेड मिक्स हो गए, तो एज वाली कुछ चीजें उधर चली गई, ग्रेड वाली कुछ चीजें इधर आ गई। अब आते हैं इनकंसिस्टेंसी पे। तो देखो इनकंसिस्टेंसी क्या होती है? इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है जब ये मान लो कि डेटा कोडिंग सिस्टम बदल जाने से मिसमैच करता है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैं समझाऊं इनकंसिस्टेंसी का मतलब, तो जैसे तुमने एक वो डेटा है तुम्हारे पास, उस डेटा में जो तुम्हारे प्रोडक्ट हैं उनके कोड लिखे हैं P101 P102, लेकिन जब तुमने उस डेटा को इनपुट लिया, ठीक है, तो उसका प्रोडक्ट कोड चेंज हो गया, मतलब वो PRD101 बन गया। ठीक है, और जब अब पुराना डेटा, इट मीन्स कि अपडेट ही नहीं हुआ है तुम्हारे नए सिस्टम में। अगर आप कभी ट्राई करोगे ना, तो एक्सेल शीट में जब आप कोई डेटा अब इनपुट करते हो ना, तो मान लो तुम्हारे पास फोन में एक्सेल शीट है, तो उसमें तुम्हारे फोन नंबर ना नॉर्मल आते हैं अगर एक्सेल शीट में लिखे हो, लेकिन जब आप उसे लैपटॉप में ले जाते हो तो फोन नंबर्स ना कोड में आ जाते हैं और वो आपको चेंज करना पड़ता है। तो ये इनकंसिस्टेंसी वही होती है कि जब हम जब हमारा जो पहला डेटा था वो कुछ और था, और जब हम वो इनपुट हो गया तो उसकी कुछ वैल्यूज या जो पॉइंट्स थे वो चेंज हो गए थे। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि क्या है, हमारा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, डेटा को ट्रांसफॉर्म करना। अब डेटा को ट्रांसफॉर्म करने का मतलब क्या है तुम्हारा? डेटा को ट्रांसफॉर्म करने का मतलब है कि डेटा को अपने जो भी तुम्हारा लर्निंग मॉडल है ना उसके बराबर बनाना है। इस इट मीन्स, इसका सीधा सीधा मतलब है, अब जो तुम्हारा डेटा है, ठीक है, वो लर्निंग मॉडल्स में जाते हैं, फिर लर्निंग मॉडल उस डेटा को समझते हैं, सीखते हैं, नॉलेज गेन करते हैं और तुम्हें आउटपुट देते हैं। तो हमें डेटा को सुइटेबल बनाना है, उसे लर्निंग मॉडल के हिसाब का बनाना है कि वो लर्निंग मॉडल्स में जा सके, प्रोसेस हो न सके लर्निंग मॉडल में जाके, उसे ही हम डेटा ट्रांसफॉर्म करते हैं कि डेटा को ट्रांसफॉर्म करना फॉर लर्निंग मॉडल्स, जिससे कि लर्निंग मॉडल्स उससे सीख सकें। ठीक है, उसे हम बोलते हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसके क्या होता है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ फेजेस आते हैं। ठीक है, लर्निंग फेजेस, पहला आता है तुम्हारा स्टैंडर्डाइजेशन। अब देखो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि हम डेटा को एक कॉमन स्केल पर ही वो कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं कि जो भी हमारा डेटा है कॉमन स्केल पे रहा है। ठीक है, जैसे पहला इसमें आता है डेसिमल स्केलिंग। डेसिमल स्केलिंग क्या होती है आप लोग की? डेसिमल स्केलिंग का मतलब होता है जब डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट शिफ्ट किया जाता है। किसको? डेसिमल पॉइंट को। इसका ये मतलब है कि वैल्यूज को -1 और 1 के बीच में लाने के लिए, जब वैल्यूज हमारी -1 से 1 के बीच में लानी हो हमें, तब हम डेसिमल स्केलिंग का यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा मिन मैक्स। मिन मैक्स क्या बोलता है? मिन मैक्स बोलता है कि डेटा को एक फिक्स रेंज के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं हम, मतलब डेटा को किसी भी एक फिक्स रेंज के अंदर अगर हम लाना चाहते हैं तो मिन मैक्स का यूज करते हैं। अब मिन मैक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मिनमैक्स का फॉर्मूला होता है ये एक्स स्केल एक्स माइनस एक्स मिन अपॉन एक्स मैक्स माइनस एक्स मिन। ये जो, जैसे इसका स्केल था -1 से 1, तो मिनमैक्स का जो स्केल होता है ना वो होता है आपका 0 to
1, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ किसकी, जेड इंडेक्स की, ठीक है, किसकी, जेड इंडेक्स की। तो देखो जेड इंडेक्स का क्या काम होता है, ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करता है, ठीक है। ये किसका यूज करता है, मीन का और स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करता है, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो भी इसी पे बेस्ड होता है। देखो इसके फॉर्मूले में भी यही दो चीज आ रही है। तो जेड इंडेक्स क्या होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक होती है जिससे हम क्या करते हैं, डेटा का स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, ठीक है। और ये बेस होता है मीन और एसडी पर, मीन और एसडी पर, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पे, जो हमारा नेक्स्ट क्या होता है, चलो तो अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, क्या है, फीचर एक्सट्रैक्शन। फीचर एक्सट्रैक्शन क्या होता है बच्चों, फीचर एक्सट्रैक्शन का मतलब है कि हम पुराने एट्रीब्यूट्स का यूज करके क्या कर रहे हैं, नए एट्रीब्यूट्स बना रहे हैं, पुराने एट्रीब्यूट्स का यूज करके नए एट्रीब्यूट्स बना रहे हैं। और वो जो एट्रीब्यूट्स बना रहे हैं ना, वो क्या होने चाहिए, यूजफुल होने चाहिए। अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं ना इसका फीचर एक्सट्रैक्शन का, तो मान लो तुम अपनी मंथली स्पेंडिंग से ग्रोथ ट्रेंड निकाल रहे हो, ठीक है। इसका ये मतलब है कि डिफरेंस निकालना या रेशियो निकालना। जैसे पुराना डेटा था, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं समझाऊं, कोई शॉप है, उसका जो पुराना डेटा है, उस पुराने डेटा के बेसिस पे तुम निकाल सकते हो कि तुम्हारी शॉप में आगे मतलब सबसे ज्यादा बिक्री किस चीज की होगी आगे जाके। जैसे मान लो कि जो सबसे ज़्यादा उस शॉप में चीज़ बिकी है ना, वो तुम्हारे बिस्किट्स हैं। तो तुम्हें पता लग जाएगा कि भाई जो बिस्किट्स हैं वो ज़्यादा बिकते हैं, तो अब हम फ्यूचर में अपनी शॉप पे सबसे ज़्यादा क्या रखने वाले हैं, बिस्किट्स रखने वाले हैं कि शॉप की जो सेल है वो बढ़ जाए। तो हमने क्या किया, पास्ट के एट्रीब्यूट से पुराने एट्रीब्यूट्स का यूज़ करा और नए एट्रीब्यूट्स निकाले, और वो नए एट्रीब्यूट्स कैसे थे, यूज़फुल थे। तो इसे हम बोलते हैं फीचर एक्सट्रैक्शन, और ये भी एक स्टैंडर्डाइजेशन की टेक्निक ही होती है, ठीक है। इसका भी जो मतलब एम है ना, वो स्टैंडर्डाइजेशन टेक्निक ही है, एक तरह से ये कह सकते हैं हम लोग, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं किस पे, नेक्स्ट आते हैं डेटा रिडक्शन पे। तो देखो डेटा रिडक्शन क्या होता है तुम्हारा, जो डेटा रिडक्शन है वो क्या होता है, डेटा रिडक्शन का मतलब है क्या, कि लार्ज डेटा सेट्स को ना हम छोटा बना देते हैं। डेटा रिडक्शन का मतलब है डेटा को रिड्यूस करना। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को रिड्यूस करना। तो डेटा रिडक्शन का मतलब क्या होगा, डेटा रिडक्शन का मतलब होगा कि लार्ज डेटा सेट्स को हम छोटा बना रहे हैं और हमारा जो एक्यूरेसी है उसका लॉस भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, डेटा रिडक्शन में हम डेटा को, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट्स को स्मॉल डेटा सेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं और हमारा एक्यूरेसी का लॉस भी नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं डेटा रिडक्शन, ठीक है। डेटा रिडक्शन के 3 ही गोल होते हैं। इसका ये मतलब है कि हम डेटा रिडक्शन को यूज क्यों करते हैं, ठीक है। ये क्या चीज है जिससे जो हमें डेटा रिडक्शन के बाद अचीव हो जाती है। तो डेटा रिडक्शन का गोल ये होता है क्या, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या है, टाइम कम लगता है डेटा रिडक्शन में, ठीक है। ये हमारा क्या करता है, टाइम को रिड्यूस कर देता है। फिर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का क्या मतलब है कि रिजल्ट खराब नहीं होता अगर हम डेटा रिडक्शन कर देते हैं तो, ठीक। फिर आता है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब है कि मॉडल को इजीली समझ आ जाता है हम उसे डेटा से क्या समझाना चाह रहे हैं। अब एक बात बताओ, तुम्हारे पास बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ डेटा था, तुमने उसे रिड्यूस कर दिया, तो पहला अब तुम्हें एनालाइज करने में उसमें टाइम कम लगेगा, दूसरा उसका जो भी रिजल्ट आएगा, एक्यूरेसी आएगी, वो भी खराब नहीं होगी, और तीसरा क्या, उसकी सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब क्या है कि जो मॉडल है वो जल्दी से समझ जाएगा कि तुम्हारा डेटा कहना क्या चाह रहा है। अब बात करते हैं डेटा रिडक्शन की जो टेक्निक्स होती है ना, वो क्या क्या होती है, मतलब डेटा रिडक्शन कैसे कर सकते हैं। तो पहला होता है हमारा सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है, पूरे डेटा की जगह ना हम एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल यूज करते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूँ तो इसके दो टाइप होते हैं, ठीक है। एक होता है तुम्हारा क्या, सिंपल सैम्पलिंग, और एक होता है तुम्हारा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ठीक है। सिंपल सैम्पलिंग होगी कि तुमने नॉर्मली एक पूरे डेटा को एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल की तरह लगा दिया, ठीक है। लेकिन स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है, कैटेगरी या रेशियो में सेम रहता है वो डेटा, ठीक है। तो वो हमारा यूज होता है क्या, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। इसके दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है, तुम लोग इसे रीड कर सकते हो, ठीक है। तो सैम्पलिंग का मतलब क्या हो गया, सैम्पलिंग का मतलब यही है कि इस रिडक्शन में हम क्या करते हैं, पूरे डेटा की जगह रिप्रेजेंटेटिव सैंपल यूज कर देते हैं, ठीक। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, नेक्स्ट होता है हमारा क्या, फीचर सिलेक्शन। फीचर सिलेक्शन क्या होता है, मतलब कि जो भी हमारे एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम हटा रहे हैं। फीचर सिलेक्शन का पर्पज ही क्या होता है, फीचर रिडक्शन। फीचर सिलेक्शन मतलब फीचर रिडक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। मतलब अननेसेसरी जो वेरिएबल्स होते हैं जिनका कोई यूज नहीं है, जो इररेलिवेंट है डेटा में, ठीक है, उन्हें हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। वो होता है हमारा फीचर सिलेक्शन, ठीक। नेक्स्ट आते हैं फिल्टर मेथड्स पे। तो देखो फिल्टर मेथड्स क्या होता है, फिल्टर मेथड्स का मतलब होता है वो ऐसे मेथड्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, सेलेक्ट करते हैं रेलिवेंट एट्रीब्यूट्स को बिफोर मूविंग ऑन टू द सब्सटीक्वेंट लर्निंग फेज। मतलब कि इसका मतलब क्या होगा इस लाइन का, कि जो तुम्हारा लर्निंग फेस है उससे जाने से पहले ही क्या करते हैं, रेलिवेंट एट्रीब्यूट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब इन्होंने रेलिवेंट एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करने के बाद क्या किया, देयरफॉर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पेसिफिक एल्गोरिथम बीइंग यूज्ड। इसका ये मतलब है फिल्टर मेथड वो मेथड होता है जो क्या करता है, जो एल्गोरिथम से इंडिपेंडेंट होता है। मतलब ये कुछ अपने एट्रीब्यूट्स को चूज कर लेगा और फिर बेसिकली क्या करता है, उन्हीं पे काम करता है, उन्हीं एट्रीब्यूट्स पे। और ये जो एल्गोरिथम्स होती है ना, स्पेसिफिक एल्गोरिथम, उनसे फिर ये इंडिपेंडेंट हो जाता है, मुक्त हो जाता है, इसका उनसे कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ अपने रेलिवेंट एट्रीब्यूट्स को सेलेक्ट करता है लर्निंग फेज में जाने से पहले, और उसके बाद क्या करता है, उन पे ही वर्क करता है। हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक एल्गोरिथम्स का यूज नहीं होता, फिर इसमें एल्गोरिथम से इंडिपेंडेंट हो जाता है हमारा डेटा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट होता है हमारा रैपर मेथड्स। रैपर मेथड्स का यही मतलब होता है कि स्पेसिफिक एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हम अपने एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करें। मतलब जो एल्गोरिथम हमें अप्लाई करनी है ना अपने डेटा पे, उसके बेसिस पे ही हम अपने एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करें, ठीक है। एक तरह से मान लो कि एक्यूरेसी बेस्ड सिलेक्शन हो गया तुम्हारा क्या, रैपर मेथड, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड आता है क्या तुम्हारा, एम्बेडेड मेथड, ठीक है।
एम्बेडेड जो मेथड होते हैं वो मेथड्स कौन से होते हैं? इसका ये मतलब है कि लर्निंग एल्गोरिथम्स के अंदर ही सिलेक्शन होता है। मतलब कि इस मेथड में क्या होता है, जो एट्रीब्यूट का सिलेक्शन होता है वो किसके अंदर इनसाइड होता है? लर्निंग एल्गोरिथम्स के अंदर ही होता है। जिससे क्या होता है कि हम जो एट्रीब्यूट्स है ना उनका जो मतलब जो एट्रीब्यूट्स हमें सेलेक्ट करने हैं उनका जो सिलेक्शन होता है वो बहुत ऑप्टिमल बन जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो उसी फेज में होता है जिस फेज में हमें एल्गोरिथम रन कर रही होती है उसी फेज में हम मान लो अपने एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट करें, तो उससे बढ़िया बात क्या होगी, वो अपने अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करेगी जो उसे चाहिए होगा। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो कि है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जो है उसको हम पीसीए भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये क्या करता है, हाई डायमेंशनल डेटा को क्या करता है, हाई डायमेंशनल डेटा सेट्स को किसमें बना देता है, लो डायमेंशनल बना देता है। हाई डायमेंशनल डेटा सेट को क्या कर देता है, लो डायमेंशन में बना देता है। देखो यार, डायमेंशन रिडक्शन हो जाता है इसमें, हाई का लो बन जाता है। ठीक है, अब पीसीए बेसिकली करता क्या है, तो क्या करता है, कोरिलेटेड जो भी वेरिएबल्स होंगे वो क्या होता है, प्रिंसिपल कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, जो भी इसके कोरिलेटेड वेरिएबल्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस क्या होता है, एक डेटा रिडक्शन टेक्निक होती है जो क्या करती है, ट्रांसफॉर्म करती है बड़े लार्ज नंबर ऑफ कोरिलेटेड वेरिएबल्स को किसमें, स्मॉल स्मॉल डेटा में। जैसे अभी मैंने बताया कि हाई डायमेंशन को किसमें चेंज करती है, लो डायमेंशनल डेटा में चेंज करती है। ये एक मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट वेरिएबल होते हैं ना लार्ज डेटा के, उनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं डेटा सेट में से। ठीक है, अब ये देखो, ये इसमें स्टेप्स हैं। पहला स्टेप जो इसमें लिखा हुआ है इन्होंने, वो लिखा हुआ है क्या, डेटा एक्यूजन। डेटा एक्यूजन है, फिर इसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन हो रही है डेटा सेट की, फिर कलेक्शन हो रहा है कन्वीनियंस मैट्रिक्स का, फिर कैलकुलेशन कर रहे हैं आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की, और उसके बाद चूज कर रहे हैं कंपोनेंट्स, और फिर क्या करें, नया डेटा सेट बन रहा है। तो इससे पहले हम पहले ये समझ लेते हैं कि हमारे स्टेप्स क्या है। ठीक है, तो जो स्टेप्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं किसमें, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में, उसका पहला है कि स्टैंडर्डाइज करो डेटा सेट को। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो भी तुम्हारा डेटा है उसको नॉर्मलाइज करो। स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या होता है, नॉर्मलाइज, और नॉर्मलाइजेशन हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, कि हमारी जो भी कोवेरियंस मैट्रिक्स है उसको फाइंड कर लो। ठीक है, डेटा सेट में से हमारी जो भी कोवेरियंस मैट्रिक्स है उसको कंप्यूट कर लो। नेक्स्ट है आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर जो है उनको निकालो, मैट्रिक्स में से आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर जो है उनको फाइंड कर लो। और देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है कि अपने जो भी आइगन वैल्यूज हैं और या फिर उनके जो भी आइगन वेक्टर्स हैं, जो आइगन वैल्यूज के आइगन वेक्टर आए हैं उनको क्या करो, उनको सॉर्ट कर लो। ठीक है, उनके बेसिस पे कि कौन सी आइगन वैल्यू कौन सा आइगन वेक्टर दे रही है उसके बेसिस पे उन्हें क्या करो, सॉर्ट कर लो। नेक्स्ट स्टेप क्या बोलते हैं, चूज करो हमारी आइगन वैल्यू, चूज करो कोई भी आइगन वैल्यू जिससे तुम आइगन वेक्टर की मैट्रिक्स बना सको, और उसके बाद क्या करो, ओरिजिनल मैट्रिक्स में उसको ट्रांसफॉर्म कर दो। ठीक है, तो इस तरह से क्या हमारा वर्क करता है, हमारा जो भी ये पीसी है, मतलब कि हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जो है वो इस तरह से वर्क करता है। अब नेक्स्ट आते हैं अपने किस पे, यूजेस पे, कि जो भी हमारा पीसी है वो क्यों यूज किया जाता है। तो पहला जो उसका यूज होता है वो क्या होता है, उसका पहला यूज होता है हमारी डेटा को विजुलाइज करने में, जो हमारा पीसी है वो यूज करा जाता है। ठीक है, जैसे ये भी लिखा है कि विजुलाइज करने के लिए डेटा को यूज किया जाता है। दूसरा, वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको समझने के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर रिलेशन निकालते हैं वेरिएबल्स के बीच में जो डेटा में प्रेजेंट होते हैं। दूसरा, नंबर ऑफ वेरिएबल इज डिक्रीज, नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं उसमें क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमारा आगे का एनालिसिस है वो बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है। जैसे अभी मैंने बताया कि पीसी करता क्या, हाई डायमेंशन को लो डायमेंशन में करता है, तो हमारे वेरिएबल डिक्रीज हो गए। ठीक है, ये यूज़ कर हम इसे यूज़ बेसिकली कब करते हैं, जब हमें जेनेटिक डिस्टेंस को विजुलाइज़ करना हो। ठीक है, या फिर रिलेटेडनेस बिटवीन पॉपुलेशन, ये चीज़ें जब हमें फाइंड करनी हो तब हम इन्हें बेसिकली यूज़ करते हैं। अब अगर मैं इसके बेनिफिट्स की बात करूँ तो इसके पास 3 बेनिफिट्स होते हैं। पहला बेनिफिट क्या होता है, ये डेटा को क्या कर देता है, डेटा कंप्रेशन कर देता है। इट हेल्प्स इन डेटा कंप्रेशन, कोरिलेटेड फीचर्स को हटा देता है। दूसरा, डेटा माइनिंग एल्गोरिथम्स का जो भी प्रोसेस होता है उसको बहुत जल्दी स्पीड अप कर देता है, क्योंकि जब तुमने हाई को लो बना लिया तो तुम इजीली क्या कर सकते हो, डेटा को एनालाइज भी जल्दी कर सकते हो। नेक्स्ट क्या करता है, विजुअलाइजेशन को ईजी कर देता है, हमारी जो भी विजुअलाइजेशन है उसको भी ईजी कर देता है। क्यों? क्योंकि हाई डेटा तो लो में कन्वर्ट हो चुका है। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। तो पहले इसका डिसएडवांटेज ये है, जब हम रिड्यूस करते हैं ना तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा कुछ अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो लॉस हो जाता है। दूसरा, एक लीनियर रिलेशन पकड़ता है। ठीक है, मतलब कि ये क्या करता है, सिर्फ लीनियर रिलेशन ही पकड़ता है, जिससे क्या होता है, जो कि अनडिजायरेबल होता है, जो चाहिए ही नहीं होता। ठीक है, और नेक्स्ट क्या होता है, मीन और कोवेरियंस पर डिपेंड होता है। ठीक है, अब मान लो कोई ऐसा डेटा सेट है जिसमें तुम मीन या कोवेरियंस नहीं निकाल सकते, तो उसमें ये जो पीसी है वो काम नहीं करेगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेटा डिस्क्रीटाइजेशन। डेटा डिस्क्रीटाइजेशन क्या होता है, इसका ये मतलब होता है जो भी हमारा कॉन्टिन्यूअस एट्रीब्यूट्स है या कॉन्टिन्यूअस क्या है डेटा है, उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं या उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं किसमें, कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट्स में। कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट्स में जब हम चेंज करते हैं किसको, कॉन्टिन्यूअस एट्रीब्यूट्स को, या रिड्यूस करते हैं कॉन्टिन्यूअस को कैटेगोरिकल में, तब हम उसे डेटा डिस्क्रीटाइजेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊँ तो इसमें ये होता है, जैसे मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे रखा है कि एक वीकली स्पेंडिंग ऑफ मोबाइल फोन कस्टमर इज अ कॉन्टिन्यूस न्यूमेरिकल वैल्यू, कि जो भी कोई मोबाइल फोन कस्टमर है वो कितना स्पेंड करता है वो एक कॉन्टिन्यूस वैल्यू होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम उसको डिस्क्रीटाइज करें तो वो क्या बोलेगा, 5 क्लासेस में बांट दो, मतलब लो मीडियम हाई, मतलब अगर उसने 0 से 10 स्पेंड किया तो लो लो स्पेंड करा है। ठीक है, मीडियम कब करेगा, 10 से 20 में। ठीक है, ये 20 से 30 में मान लो मीडियम कर दिया, और हाई कब करेगा, ओवर 40 उसने हाई कर दिया। तो इसे बोलते हैं डेटा डिस्क्रिटाइजेशन। डेटा डिस्क्रिटाइजेशन का मतलब यही होता है कि जब हम अपने कॉन्टिन्यूअस डेटा को कैटेगोरिकल डेटा में चेंज कर देते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका बेसिकली रिजल्ट ये होता है कि वैल्यूज को कम रखता है और मॉडल को सिंपल बना देता है। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होता है, अगर मैं इसको यहीं पे लिख दूं तो इसका जो रिजल्ट होता है वो ये होता है, जो वैल्यूज होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वैल्यूज रिड्यूस कर देता है। ठीक है, और दूसरा क्या करता है, दूसरा हमारे जो मॉडल्स हैं
उनको क्या बना देता है, सिंपल और अंडरस्टैंडेबल बना देता है, ठीक है? मॉडल्स को ये बना देता है, ठीक है? और इसी तरह से ये जो यूनिट है यहाँ पे खत्म होती है और इसमें हमने अगर मैं आपको एक शॉर्ट समरी बताऊँ, तो हमने इसमें 4 से 5 टॉपिक पढ़े। पहला डेटा वैलिडेशन जिसमें हमने एरर्स ढूँढे थे। डेटा में जो भी होता है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब डेटा को इम्प्रूव करना, रिडक्शन मतलब डेटा को हाई से लो डायमेंशन में लाना, पीसीए का मतलब डायमेंशंस को रिड्यूस करना, रिडक्शन का मतलब भी वही होता है कि डेटा को छोटा करना। फिर हमने पढ़ा ये डिस्क्रिटाइजेशन मतलब कि कंटीन्यूअस डेटा को कैटेगोरिकल डेटा में रिड्यूस करना। और इसी तरह से आपकी जो ये यूनिट है वो कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। शेयर विद योर फेलो बीइंग्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।